श्वेता थपलियाल और आप देख रहे हैं कल की तैयारी, जहां पर हम आपको कल के ट्रेड के लिए बताते हैं मुनाफे के सौदे। और आज शो में क्या खास रहने वाला है देखते हैं ऑन द शो में। आज बाजार में तेजी क्या रही, इसके पीछे वजह, साथ ही आपको बताएंगे टीसीएस के बोर्ड बैठक में क्या होगा फैसला और कल के लिए शानदार ट्रेडिंग आइडियाज। और चलिए आज की इस खास पेशकश में हमारे साथ बेहद खास मेहमान हैं शर्मिलाजोशी.com की शर्मिला जोशी और मार्केट एक्सपर्ट कुश बोरा। आप दोनों का स्वागत है हमारी इस खास पेशकश में। आप दोनों से हम रूबरू हों उससे पहले आज के बाजार और उसकी चाल की बात कर लेते हैं। आज अच्छी तेजी के साथ हफ्ते की शुरुआत हुई है। 190 अंक निफ्टी करीब चढ़ा है, 18,000 के पार की क्लोजिंग हुई है। 17 नवंबर 2021 के बाद हमने ये लेवल बाजार में आते हुए देखा है। सेंसेक्स की बात करें 650 अंकों की मजबूती के साथ बंद हुआ है, लेकिन ओवरऑल एक्शन हमने सबसे ज्यादा आज के सत्र में कहां देखा, किन सेक्टर्स में, किन स्पेसिफिक स्टॉक्स में, तमाम डिटेल्स हमारी सहयोगी पूजा त्रिपाठी दे रही हैं। जी, बाजार में आज लगातार दूसरे दिन तेजी देखने को मिली। शुक्रवार को भी हमने देखा था एक रिकवरी आई थी और आज भी वो तेजी कंटिन्यू होते हुए दिखाई दी। और आज ये जो लेवल थे 17 नवंबर 2021 के बाद आज निफ्टी में 18,000 के लेवल्स देखने को मिला। बैंक निफ्टी में भी शानदार तेजी आज के सेशन में देखने को मिली है। सुबह जो हम बात कर रहे थे तो ग्लोबल संकेत भी कमजोर थे, लेकिन उसके बावजूद बाजार में आज अच्छी रैली देखने को मिली है। हम नतीजों में भी एंट्री, अर्निंग सीजन में भी एंट्री कर चुके हैं। इसके अलावा बजट भी आने वाला है, चुनावी तारीख अनाउंस हो चुकी है। इस बीच मार्केट में शानदार तेजी इस वक्त बनी हुई है और बैंक, फाइनेंशियल और रियल्टी शेयरों में काफी अच्छी तेजी है। इसके अलावा आज के सेशन में हमने देखा कि सभी सेक्टरल इंडेक्स हरे निशान में थे और इसमें छोटे मझौले सेक्टर और स्टॉक्स ने भी पार्टिसिपेट किया खबरों के दम पर। निफ्टी में पहले सबसे पहले गेनर्स की आपको बात बता दें तो यूपीएल, टाइटन, एलएनटी, एचडीएफसी लिमिटेड, ये कुछ ऐसे स्टॉक्स थे जहां पर की शानदार तेजी थी। गिरने वाले शेयरों में विप्रो, डिवीज लैब, नेस्ले, टाटा कंज्यूमर्स, यहां पे कमजोरी देखने को मिली है। खबरों वाले शेयर्स में आज एवेन्यू सुपरमार्ट्स में हलचल थी। अनुमान के मुताबिक नतीजे देखने को मिले और उसके बाद दिन भर आज एवेन्यू सुपरमार्ट्स में भी तेजी बनी रही, लेकिन ऊपरी स्तरों से बीच में कुछ मुनाफा वसूली भी हमें देखने को मिली। लेकिन खबरों के दम पर आज स्टॉक में काफी एक्शन था। टीसीएस, यहां पर भी तेजी थी। 12 जनवरी को नतीजों के साथ बायबैक पर भी चर्चा करेगी कंपनी और इसके चलते यहां पर भी एक्शन था। जीएमआर इंफ्रा 5% ऊपर था। डीमर्जर की एक्स डेट कल है और नॉन एयरपोर्ट कारोबार का डीमर्जर होगा। इसके अलावा पेटीएम, मैक्वारी की जो नेगेटिव रिपोर्ट आई थी 25% लक्ष्य घटा दिया है। इसके चलते आज स्टॉक ने भी नेगेटिव रिएक्ट किया। तो ये तो खबरों वाले एक्शंस थे। इसके अलावा कुछ और भी चुनिंदा मिड कैप स्टॉक्स थे जहां पर की एक्शन था। इसमें अदानी पावर, आरती इंडस्ट्रीज, बीएचईएल, बैंक ऑफ बड़ौदा, यहां पर शानदार तेजी देखने को मिली। ऑटो शेयरों में हीरो मोटो, मारुति सुजुकी, टाटा मोटर्स, बॉश, ये दिन भर आज मजबूती के साथ कारोबार कर रहे थे। और बैंकिंग में आज लार्ज कैप स्टॉक्स में तो एक्शन था ही, लेकिन छोटे मझोले बैंकों की बात करें तो फेडरल बैंक और सिटी यूनियन बैंक में भी अच्छी तेजी थी और इसके अलावा एसबीआई और कोटक महिंद्रा बैंक भी इस तेजी को लीड कर रहे थे। चलिए, तो ये तो रहा आज का पूरा मार्केट राउंड अप जो पूजा ने दिया, लेकिन अब हमारे मेहमानों से सवाल पूछते हैं। शर्मिला, जब 16,700 के लेवल पर था बाजार, हमने देखा कि ओमिक्रॉन की खबरें तेज हो गई और ओमिक्रॉन का इन्फेक्शन भी तेज होने लग गया था। क्या उस वक्त आपको अंदाजा था कि हम लगभग 17 नवंबर के बाद यानी 36 सेशंस के बाद बाजार को 18,000 के पार जाते हुए देखेंगे? क्या उस वक्त इस बात का अंदेशा था? क्योंकि एक तरफ हम देख रहे हैं कि एफआईएस की खरीदारी अब एक बार फिर से लौटती हुई दिखाई दे रही है। कहीं ना कहीं ओमिक्रॉन को लेकर चिंताएं हैं, वो बाजार उसको पचा चुका है। इतना ही नहीं, हमने देखा है कि एक बहुत एक्सपर्ट्स कह रहे हैं प्री बजट रैली भी एक तरफ से बाजार में है। क्या उस वक्त आपने प्रेडिक्शन किया था या एनालिसिस आपका था? ऑनेस्टली जब नवंबर में ओमिक्रॉन की शुरुआत हुई तब मार्केट एक्चुअली बाउंस बैक हुए थे बिकॉज ये तभी आई थिंक जिन देशों में पहले ओमिक्रॉन का ऑनसेट हुआ था वहां से ये बातें आ रही थी कि शायद ये इतना वायरुलेंट स्ट्रेन नहीं है और हॉस्पिटलाइजेशन कम रहेगी। आई थिंक द रीजन व्हाई मार्केट्स वर करेक्टिंग इन द इंडियन कॉन्टेक्स्ट वाज कि एफआईएस काफी बिकवाली कर रहे थे और हमने देखा है कि जैसे आपने कहा कि जैसे नया साल चालू हुआ है, वी सीन फ्रेश एलोकेशन ऑफ फंड्स टू एफआईएस और फिर से खरीद का सिलसिला चालू हुआ है।
So it becomes very difficult क्योंकि domestic investors are always net buyers. और अगर आज भी आप देखेंगे तो जिस तरह से म्यूचुअल फंड का डेटा आया है, it seems to suggest that SIPs are on the rise again. So that was never a concern. लेकिन concern यही था कि FIs लगातार बिकवाली कर रहे हैं. Now that picture has changed. And to add to that, as you said rightly, अभी क्वार्टरली नतीजों का भी इंतजार रहेगा, बिल्डअप टू बजट भी रहेगा. So market is definitely in a more positive frame of mind. और उसके साथ साथ while numbers for Omicron are bad, हम एकदम जिस तरह का स्ट्रिक्ट लॉकडाउन की बात कहीं से अभी तक सुन नहीं रहे. So market is definitely taking confidence from that. ऑलराइट, लेकिन खुश हमें ये बताएं कि टेक्निकल चार्ट्स पर क्या आपको बुलिश कैंडल बनती हुई दिखाई दे रही है, और क्या आपके चार्ट्स ये कहते हैं कि 18,200 18,400 एक रेजिस्टेंस लेवल है जिसको तोड़ना काफ़ी मुश्किल हो सकता है बाजार के लिए? जी कविता, देखिए मार्केट्स ने जो सेंटिमेंट या जो तेजी दिखाई है, ये पेस काफी फेवरेबल रहा है बुल्स के लिए. अगर हम ओमिक्रॉन से इसको लिंक करें तो मेजरली ये हुआ है कि जो ओमिक्रॉन से इकोनॉमिक डिसरप्शन एक्सपेक्टेड था वो नहीं आया है, और कहीं ना कहीं देखिए मार्केट इन चीजों के लिए अब तैयार है. मतलब अगर हम आपकी और हमारी भी बात करें तो हमने 2 लॉकडाउन्स देखे हैं, तो कहीं ना कहीं हम भी उसके लिए मेंटली प्रिपेयर्ड हैं. दिक्कत होती है, मुश्किल होती है, लेकिन हम उसके लिए तैयार हैं. ठीक उसी तरह मार्केट भी उसके लिए तैयार था. तो एवरी डिप वाज अ बाइंग अपॉर्चुनिटी. अब 18,000 इटसेल्फ साइकोलॉजिकली और डेटा के हिसाब से एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस लेवल था. आज मार्केट बस मार्जिनली उसके ऊपर क्लोज हुआ है. लेकिन यहां से सजेशन ये रहेगा कि अगर कोई भी नई पोजीशन लेना चाहते हैं ट्रेडर्स, तो डेफिनेटली लॉन्ग साइड पे लीजिए. 18,200 मैं कहूंगा 18,300 एक लेवल है जो जरा स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस के तौर पे एक्ट कर सकता है. ये है डेरिवेटिव डेटा कंबाइन करके और टेक्निकल डेटा कंबाइन करके. यहां से जो पोजीशन है वो बायर्स के फेवरेबल में तब होगी जब मार्केट यहां से करीब 100 पॉइंट करेक्ट हो और वहां पे वो 17,700 का स्टॉप लॉस लगा के निफ्टी में लॉन्ग करें. बट अगर किसी फॉल की वेट ना भी करनी हो तो भी स्टेइंग ऑन द लॉन्ग साइड ज्यादा प्रेफरेबल रहेगा ट्रेडर्स के लिए. कुछ लोअर लेवल पे आप क्या देख रहे हैं निफ्टी पर? लोअर लेवल्स पे 17,700 का एक लेवल है जो काफी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट के तरह से एक्ट कर सकता है. इंटरेस्टिंग चीज ये देखी गई है कि जैसे जैसे मार्केट्स ऊपर जा रहे हैं, एक सर्टेन लेवल है 17,700 17,800 के, जिस पे पुट बेस कंटिन्यूस बढ़ते जा रहा है. पहले भी स्ट्रॉन्ग था और जैसे जैसे मार्केट्स ऊपर जा रहे हैं वहां पे वो बेस स्ट्रॉन्ग होते जा रहा है. तो 17,700 17,800 ये जो 2 नंबर्स हैं, एंड इफ आई हैव टू पिक वन, 17,700 का मैं नंबर कहूंगा जो एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट के तौर पे मार्केट के लिए एक्ट कर सकता है. डेफिनेटली व्यू ये नहीं है कि मार्केट यहां आएगा. व्यू है कि अगर मार्केट 18,000 के आसपास जरा सी प्रॉफिट बुकिंग के संकेत देता है, जैसा पिछले थर्सडे हमने देखा, तो उस लेवल को स्टॉप लॉस बना के पोजीशन लॉन्ग ली जा सकती है. वहां से बायर्स के लिए फेवरेबल रहेगा उनका जो रिस्क रिवॉर्ड रेशियो होता है वो. शर्मिला, अब इस हफ्ते अहम है क्वार्टर रिजल्ट्स, लेकिन साथ ही यूएस का इन्फ्लेशन डेटा भी है जो काफी हद तक बाजार की दिशा को तय कर सकता है. आप किसके लिए उत्साहित हैं? आपके लिए क्या बड़ा कंसर्न है? बोथ आई थिंक, लेकिन डेफिनेटली क्योंकि अगर आप यूएस के इन्फ्लेशन के डेटा की बात करें तो ओवरऑल आई थिंक मार्केट्स के लिए ये बड़ा रिस्क फैक्टर हम मान रहे थे पूरी दुनिया के लिए कि इस तरह की अगर इन्फ्लेशन का डेटा आने लगा और इंटरेस्ट रेट्स पर उसका असर पड़ने लगा. सो आई थिंक इन अ वे यूएस फेड ने ऑलरेडी एक इंडिकेशन दे दिया है, एंड सो वी सॉर्ट ऑफ नो कि किस तरह से वो लोग इंटरेस्ट रेट्स बढ़ाएंगे इस साल. सो डेटा इज इम्पोर्टेंट, बट क्योंकि अगर वो क्योंकि फिर से वेव आया है तो उससे क्या डिस्टर्ब होता है पिक्चर, ये देखने के हिसाब से. एंड आई थिंक जस्ट एज यू सेड कि जो क्वार्टरली नंबर्स है वो भी इम्पोर्टेंट है ये देखने के लिए कि रियली हाउ इज द रिकवरी, और जो ओपन अप ट्रेड हम मान रहे थे वो किस तरह से पैन आउट हो रहा है. इट विल बी डिफरेंट फॉर डिफरेंट सेक्टर्स, बट येस आई थिंक क्वार्टरली रिजल्ट्स are also important from that perspective.
चलिए, इसके अलावा हमारे पास कुछ मेहमान भी हैं जो अपनी राय उन्होंने आज पूरे दिन हमारे चैनल पर आकर रखी है बाजार की चाल को लेकर। और इस कड़ी में हेलियोस कैपिटल के फाउंडर समीर अरोड़ा ने क्या कुछ जताया है बाजार के बारे में, आपको सुनाते हैं। Second thing is that we have seen this story in the past of interest rate hikes, and the initial interest rate hikes are not negative for the market. We saw that in the period 2003 to 6 when there were 17 consecutive interest rate hikes, and the overall hike was 4.25%, and it started from some 2% and went to 6.5% the rate. And then also in 2015 to 19, when again the Federal Reserve tried to normalize and it went from 0 to about 2.5%. So today the rate is like 0.1 or whatever. So if we are going to have 7-8 interest rate hikes over the next 3 years, which means some 4 this year and 3 next year or whatever, 2 or whatever, 3, 3, 2 or whatever combo, you are going to go back to 2.5% kind of rate in 2024. The same rate or lower than what it was in 2019. चलिए, तो यहाँ पर बढ़िया तस्वीर ही उभर रही है जहाँ तक बाजार की चाल है। लेकिन शर्मिला, थोड़ा सा स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन पर अब हम बात कर लेते हैं, क्योंकि अब देख रहे हैं कि नतीजों का आगाज होना शुरू हो जाएगा। टीसीएस की अगर मैं बात करूं तो 12 जनवरी को बायबैक के प्रस्ताव पर विचार भी होना है, नतीजे भी कंपनी पेश करने वाली है, चौथा बड़ा बायबैक है। तो इन तमाम ट्रिगर्स को देखते हुए हमने देखा है कि यहाँ पर प्री रिजल्ट की चाल साफ तौर से स्टॉक पर आती हुई हमें दिखाई भी दी है। आपका एनालिसिस नतीजों पर और साथ ही बायबैक को लेकर आप क्या कहेंगी? बायबैक इज अ बिग पॉजिटिव, और मेरे हिसाब से जैसे कि आपने कहा कि व्हाट इज इट, द 4th or 5th टाइम दे आर डूइंग इट, और मुझे लगता है कि ऐसी बड़ी कंपनी जब बायबैक करती है ऐसे प्राइस लेवल पर, इट टेक्स यू अ डिफरेंट लेवल ऑफ कॉन्फिडेंस। जहां तक क्वार्टरली नंबर्स की बात है, दिस क्वार्टर, ये क्वार्टर बहुत ज्यादा अच्छा नहीं रहता है आईटी कंपनीज के लिए, क्योंकि दिसंबर में काफी छुट्टियां आती है ग्लोबली, सो यू नो इट टेंड्स टू बी अ स्लाइटली लोअर क्वार्टर फ्रॉम दैट पर्सपेक्टिव। तो इंटरेस्टिंग ये होगा कि उनके वर्टिकल्स का क्या, किस तरह से वो आउटलुक देते हैं और किस तरह से उनकी विंस है। टीसीएस इन एनी केस डजंट गिव गाइडेंस, लेकिन मोटा मोटी ये समझ में आता है कि किस तरह का एनवायरनमेंट है फॉर आईटी एज अ सेक्टर। सो आई थिंक बोथ इन्फोसिस एंड टीसीएस दोनों ऐसे नतीजे हैं जो बहुत एक अहम रोल प्ले करते हैं फॉर द इंडियन आईटी सेक्टर, क्योंकि दे सॉर्ट ऑफ गिव यू अ सेंस कि किस तरह का प्रदर्शन रहेगा बाकी कंपनीज का भी, विद इन द सेक्टर। सो बोथ कंपनी नंबर्स आर एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट फ्रॉम दैट पर्सपेक्टिव। कुछ आईटी स्पेस में आपकी नजर किस पर होगी, किस में रणनीति बनानी चाहिए नतीजों से पहले? जी, आईटी क्षेत्र में बिरला सॉफ्ट हमें पर्टिकुलरली काफी अच्छा लगता है। इसमें बहुत स्ट्रॉन्ग मोमेंटम देखा गया है करीब 470-480 के लेवल से, और वहां से करीब ये स्टॉक अबाउट 100 रुपीज ऑलरेडी ऊपर है। लेकिन जिस तरीके का मोमेंटम है इस स्टॉक में करीब 600 के लेवल्स आने वाले कुछ दिनों में देखे जा सकते हैं। तो अभी भी हमारा प्रेफरेंस रहेगा टुवर्ड्स मिड कैप, स्मॉल कैप आईटी स्टॉक्स, and particularly towards Birla Soft. शर्मिला, पेटीएम की बात करते हैं, अब और कितना पेन बचा है निवेशकों के लिए? वेल ऑनेस्टली आई थिंक और थोड़ा डाउनसाइड हो सकता है, बिकॉज जब से इस कंपनी की लिस्टिंग हुई है स्टॉक प्राइस हैज सफर्ड, और उसके बाद जब लॉक इन पीरियड खत्म होता है फॉर वन सेट ऑफ इन्वेस्टर्स, उससे और प्रेशर बढ़ा है स्टॉक पर। तो आई थिंक और एक हाथ, अगर आप एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर है और आप खरीद करने की सोच है, आई थिंक देयर इज स्टिल टाइम, आप थोड़ी देर और रुक सकते हैं, प्रोबेबली गिव इट अनदर 15-20 डेज और फिर निवेश करने का सोच। चलिए, खुश, आप भी क्या रुकने की सलाह देते हैं इसमें? क्योंकि देखिए मैक्वारी ने तो यहाँ पर लक्ष्य घटा दिया 25%। टेक्निकल चार्ट्स आपको क्या कह रहे हैं, और क्या आप भी रुककर इन्वेस्ट करने की सलाह देंगे इसमें?
जी मोस्ट डेफिनेटली, क्योंकि ये एक क्लासिक केस है ऑफ डोंट कैच अ फॉलिंग नाइफ। जैसे हम कहते हैं कि कोई स्टॉक जहां गिर रहा है वहां इन्वेस्टर्स एक बाइंग अपॉर्चुनिटी फिलहाल ना ढूंढें। एक बेस्ट समय तब होगा उस स्टॉक को बाय करने का जब एक स्टॉक अपना बॉटम बना चुका है एटलीस्ट ऑन एन इंटरमीडिएट बेसिस, और फिर वहां से बाउंस करता है। ऐसे कोई संकेत इस स्टॉक में नहीं आ रहे हैं। करीब 1350 और 1400 के लेवल्स के आसपास स्टॉक ने कुछ समय बिताया था, लेकिन वहां से भी जो फॉल आया है और स्टॉक वहां से भी जो गिर रहा है, करीब देखिए लोअर साइड पे इसके लेवल्स देना मुश्किल है क्योंकि रिसेंट लिस्टिंग है, लेकिन डेफिनेटली यहाँ पे नया निवेश करने की एडवाइस बिल्कुल नहीं रहेगी। और राइट, चलिए थोड़ा सा बैंकिंग क्षेत्र की ओर हम रुख करते हैं। बैंक्स की तीसरी तिमाही के नतीजों से पहले उनके एडवांस और डिपॉजिट आंकड़ों में अच्छा सुधार देखने को मिला है। इसको लेके कुछ रिसर्च हमारे सहयोगी हमें दे रहे हैं, तो आइए इसको एक बार देख लें। हम जब बैंकिंग में Q3 FY22 के प्री अर्निंग्स नंबर्स देखे तो एक काफी अच्छी हेल्दी अपटिक है दोनों एडवांसेस ग्रोथ में और डिपॉजिट ग्रोथ में। अब हम थोड़ा जूम आउट करें, अराउंड 8 क्वार्टर्स और सो को देखें तो उसमें ICICI सिक्योरिटीज हमें बताता है कि HDFC बैंक का और SBI का जो मार्केट शेयर लीडरशिप है वो फर्दर कंसोलिडेट हुआ है। तो HDFC बैंक का मार्केट शेयर 8% पे था 2018 में। अभी ओवर 2020 ऑनवर्ड्स उनका इंक्रीमेंटल क्रेडिट ग्रोथ में 25% का मार्केट शेयर है। एक्सिस बैंक का भी 8 to 9% मार्केट शेयर है इन इंक्रीमेंटल क्रेडिट ग्रोथ सिंस FY20। 2018 में उनका मार्केट शेयर 5% पे था। और कोटक महिंद्रा बैंक भी काफी अच्छा कर रहा है, लास्ट 3 क्वार्टर से 7% प्लस इंक्रीमेंटल क्रेडिट ग्रोथ का मार्केट शेयर उनका रहा है। क्यूमुलेटिवली आप देखा जाए तो ये 3 बैंक्स ने काफी अच्छा किया है। SBI ने अपना मार्केट शेयर मेंटेन किया है। फेडरल बैंक ने भी काफी अच्छा मार्केट शेयर गेन किया है ओवर द लास्ट 2 इयर्स। तो लूज कौन कर रहा है, लूजर्स कौन है? PSUs ने मार्केट शेयर लूज किया है। यस बैंक और RBL दोनों कंसोलिडेशन फेज में है, उन्होंने लूज किया है। और इंडसइंड ने स्लोली पिकअप किया है पर उनका ग्रोथ स्लो है। इवन डिपॉजिट साइड पे HDFC और SBI ने काफी अच्छा ग्रोथ दिखाया है। कोटक बैंक ने मॉडरेट किया है अपना मार्केट शेयर और इंडसइंड, RBL, यस, इक्विटास, AU सब ने वो लोग काफी फोकस्ड है स्केलिंग अप पे। तो ब्रॉडली HDFC और SBI जो मार्केट लीडर्स है उन्होंने काफी अच्छा मार्केट शेयर गेन किया है। तो ये हमारे सहयोगी हर्ष जो तमाम डिटेल्स हमें देते हुए, लेकिन कुछ अब ये बताएं, बैंक निफ्टी 38,000 के आगे अब और कौन सा लेवल है? जी देखिए बैंक निफ्टी ने भी जिस आसानी से 38,000 का लेवल निकाला है ये ही दर्शाता है कि इसमें अभी भी काफी स्ट्रॉन्ग मोमेंटम है। कोई भी ऐसे संकेत नहीं है जिससे हम कह सकें कि बैंक निफ्टी को आप यहाँ से शॉर्ट करिए या नई पोजीशन नहीं बनाइए। पिछले थर्सडे को बैंक निफ्टी में एक जरा सा ठहराव देखा गया था, लेकिन वो भी हम इस तरह से डिस्काउंट कर सकते हैं कि वो एक्सपायरी डे था और एक्सपायरी वाले दिन जरा सा विपरीत एक्शन देखा जाता है इन एनी स्टॉक और एनी इंडेक्स जो पूरे हफ्ते चले आ रहा है उसके मुकाबले। तो बैंक निफ्टी में अभी भी हमें लग रहा है कि आने वाले कुछ दिनों में लॉन्ग पोजीशंस बनाई जा सकती हैं, लॉन्ग पोजीशंस मेंटेन की जा सकती हैं। 38,500 का जो नंबर है उसके आसपास जो कॉल और पुट की ऑप्शंस की पोजीशंस बनी हैं उनसे एक संकेत मिल रहा है कि 39,100 एक नंबर है जहां तक बैंक निफ्टी आने वाले कुछ दिनों में जा सकता है। और अगर हमें स्टॉप लॉस ढूंढ रहे हैं तो 37,800 करीब यहां से 500 से 550 पॉइंट नीचे का स्टॉप लॉस लगा के बैंक निफ्टी यहां से लॉन्ग किया जा सकता है। ये ट्रेड भी जो है ये ट्रेडर्स के लिए फिलहाल रिस्क रिवॉर्ड रेशियो के हिसाब से भी काफी फेवरेबल है। तो बैंक निफ्टी में लॉन्ग बना भी सकते हैं और अगर कोई एग्जिस्टिंग पोजीशन है तो उसे भी आप कंटिन्यू कर सकते हैं।
चलिए, तो यहाँ पर तेजी का आलम बढ़ता रहेगा, लेकिन अब आपको कहाँ रणनीति बनानी चाहिए? वो कौन से ऐसे खास शेयर्स हैं जो हमारे आज के मेहमान आपको रेकमेंड करेंगे? वक्त हो गया है डालने का नजर वीआईपी शेयर्स पर। शर्मिला जी, आज कौन सा वीआईपी स्टॉक है जो आप अपने पिटारे से निकाल रही हैं? यस, इट्स नॉट अ ट्रेडिंग बाय बट एन इन्वेस्टमेंट बाय। और दो थीम्स मुझे मार्केट में काफी पसंद आ रही है अभी के समय। वन इज व्हाट आई कॉल द सॉर्ट ऑफ न्यू एज थीम्स। पिछली बार अगर आपको याद होगा, आई स्पोक ऑफ मैप माई इंडिया, स्टॉक्स दैट सॉर्ट ऑफ फिट इनटू दैट काइंड ऑफ रोल। और एक थीम जो मुझे पसंद है विच इज चाइना प्लस वन या केमिकल स्टॉक्स। तो उसमें से मैंने एक आज एक स्टॉक चुना है विच इज एमी ऑर्गेनिक्स। ये इंटरमीडिएट बनाते हैं फार्मा के लिए और ये क्रिटिकल इंटरमीडिएट्स है। दिस ऑल्सो हैज एन एडवांटेज फ्रॉम द चाइना प्लस वन, यानी चाइना से लोग अपने आप को डाइवर्सिफाई करना चाहते हैं एंड दे वांट टू प्रोक्योर फ्रॉम अदर नेशंस। तो उसका एक बेनिफिशियरी एमी ऑर्गेनिक्स है और नंबर्स काफी अच्छे रहे हैं। उन्होंने एक्विजिशन भी किया है, उससे भी उनको लाभ होगा आगे चलकर। सो ऑल थिंग्स पुट टुगेदर, स्टॉक करेक्ट भी हुआ है हायर लेवल से। सो आई थिंक गुड अपॉर्चुनिटी टू एंटर इनटू दिस। और मुझे लगता है कि यू कैन लुक फॉर टारगेट्स ऑफ 1250 to 1300 रुपीज। चलिए, एमी ऑर्गेनिक्स शर्मिला की चॉइस है। कुछ आप बताएं टेक्निकल चार्ट पे वो कौन सा वीआईपी स्टॉक है जो मुनाफा देगा हमारे दर्शकों को? जी हाँ, मेरे पास दो स्टॉक्स हैं एफआई में। पहला है एंजल वन। काफी अच्छा पैटर्न इसमें बन रहा है और काफी स्टेडी वे में इस स्टॉक में राइज देखा गया है, काफी एक्यूमुलेशन देखा जा रहा है। शॉर्ट टर्म एवरेजेस पे तो ये स्टॉक काफी अच्छा ट्रेड कर ही रहा है, बट रिसेंटली इसमें मीडियम टर्म एवरेजेस में एक ब्रेकआउट देखा गया है। सो यहाँ से इस स्टॉक में हमारा व्यू रहेगा बाय करने का। करीब 1274 के आसपास की इसकी क्लोजिंग थी। 1325 का एक इमीडिएट टारगेट और 1400 का स्लाइटली मीडियम टर्म टारगेट रहेगा इस स्टॉक के ऊपर। तो एंजल वन एक पहला रिकमेंडेशन रहेगा। दूसरा है पॉलीकैब। 2525 की स्टॉक की क्लोजिंग थी। 2600 के टारगेट से इस स्टॉक को लॉन्ग किया जा सकता है। अगेन शॉर्ट टर्म एवरेजेस पे तो ये बहुत ही अच्छा तरह से ट्रेड कर रहा है, काफी अच्छा मोमेंटम दिखा रहा है। बट मीडियम टर्म एवरेजेस अगेन इस स्टॉक ने भी ब्रेकआउट दिया है और इस स्टॉक में भी लॉन्ग रहने की सलाह रहेगी और अ टारगेट ऑफ 2600। एंजल वन, पॉलीकैब आपकी चॉइस है। इसी के साथ आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया, समय निकाला और दर्शकों को उनकी ट्रेड और इन्वेस्टमेंट्स में आपने गाइड किया। कल की तैयारी में आज के लिए मुझे भी इजाजत दें। नमस्कार।